हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आज जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन था, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग जो है उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो ये केमिस्ट्री का पेपर था, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जो आपका SA1 वाला एग्जामिनेशन था। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पे जो है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा का पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया था कि कैंडेला इज़ द SI यूनिट ऑफ। कैंडेला जो है किसका SI यूनिट है। ऑप्शन आपके दिए गए थे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि आपने 7 जो है अपने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा होगा, तो उसमें से जो कैंडेला हमारा SI यूनिट होता है वो बेसिकली हमारा हो जाता है किसका, बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा होता है ये ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है टेम्परेचर का तो हमारा केल्विन हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का हमारा हो जाता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हमारा हो जाता है ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा मोल हो जाता है। ठीक है, मोल, और इसका हमारा जो होता है वो कैंडेला हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरीके से हिंदी में भी दिया है कि कैंडेला SI इकाई किसका है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ज्योति तीव्रता इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया था कि हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यहाँ पे जो साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो कितने होते हैं SI यूनिट में। तो जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने भी बताया था, जो है टोटल हमारा कितना होता है 7 यहाँ पे फंडामेंटल जो है क्वांटिटीज़ हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था देख सकते हैं कि हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा वो डाल्टन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन इनके द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे और भी है, जैसे कि एंटोनी लवोइजियर है, इन्होंने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस तरीके से और भी यहाँ पे जो भी है। गेलुज है वो कंबाइनिंग वॉल्यूम वाला था, और जोसेफ प्राउस्ट आपका जो है वो आपका हो जाएगा डेफिनिट प्रोपोर्शन, कुछ इस तरीके से। तो इसका जो है हमारा वो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मतलब वही हिंदी में भी लिखा गया है, देख सकते हैं कि गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डाल्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मोलिकुलर फार्मूला पूछा गया था। हाँ वही चीज़ है, मोलिकुलर मास बेसिकली सुक्रोज का मोलिकुलर जो है मास आपको पूछा गया था। तो मोलिकुलर मास आपको पता ही होगा, जैसे कि C12H22O11 अगर इसका है तो इसको 12 से सबको क्या करना, उसके मोलिकुलर मास से गुना कर देंगे। तो 12 से इसको कर देंगे और 1 × 22 कर देंगे, और यहाँ पे 11 × क्या कर देंगे, बिल्कुल 16 कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जब इसका ओवरऑल आप जब इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 342 यूनिफाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, यही हिंदी में भी है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 10 मोल ऑफ HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हमारा जो है हमने मोल कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा क्या होता है, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है इनटू इसका हो जाता है एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर हमारा कितना होता है 6.022 × 10 का पावर 23 और इनटू यहाँ पे हो जाएगा 10। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 10 का पावर 24 हो जाएगा। तो ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर हमारा होता ही है जो हमारा नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कि 10 का पावर 24 है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि 1 मोल ऑफ अमोनिया इज 16 ग्राम। 1 मोल अमोनिया का जो हमारा दिया है वो ग्राम दिया 16 ग्राम। तो पूछा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.3 मोल अमोनिया। तो इसको करने का 2 तरीका है। यहाँ पे सीधा सिंपल अगर यहाँ पे मास पूछा है, तो जैसा कि हम लोग नंबर ऑफ मोल जानते हैं, मास अपन मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल तो हमारा यहाँ पे दिया 0.3। अभी इसके जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, इसके माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे अगर सीधा सिंपल हमारा मास पूछा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल हमारा हो गया 0.3 और मोलर मास जो है हमारा अमोनिया का
हम लोग जानते हैं कितना होता है NH3 का 14 और +3 17 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन हमको निकालना है W, तो W के लिए क्या करेंगे, N इंटू M करेंगे। तो W इक्वल टू हमारा हो जाएगा N इंटू M। तो N हमारा है 0.3 और इंटू M हमारा कितना हो जाएगा, M जो मोलर मास हमारा है 17। तो कुछ इस तरीके, क्योंकि NH3 का अभी तो निकाले ना, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 3 तो 17, तो 17 इंटू 3 तो 5.1 इसका हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। अब इसको जैसा कि यहाँ पे लिखाया गया था कि 1 मोल में हमारा इस तरीके से भी बना सकते थे, 1 मोल में हमारा 17 ग्राम था, तो 0.3 में कितना होता है, 17 गुना 3, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता था, ठीक है। तो इसका जो हमारा है वो क्या हो जाएगा आंसर, वो हमारा हो जाएगा 5.1 ग्राम, मतलब 5.1, ये चीज़ ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, इसको स्टेप बाय स्टेप आपने बनाना सीखा ही होगा। इसमें बोला गया कि कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 52.17% कार्बन और 13.04% है हाइड्रोजन और इतना ऑक्सीजन। तो इसका मोलिकुलर मास फार्मूला पूछा गया है। अगर मोलिकुलर वेट जो है कंपाउंड का दिया है 46 ग्राम, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है आपने पढ़ा होगा कि इधर जो भी स्पीसीज हमारा, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो जो भी इसका परसेंटेज दिया है इसको हम लोग लिखेंगे। जैसे 34.78 हो गया, फिर सॉरी यहाँ पे इसका 17 यहाँ पे ना, तो जो भी प्रॉपर उसको हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन 13.04 और इसका 34.78, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका जो है हम लोग निकालते हैं। तो ये आपने जो है स्टेप बाय स्टेप सीखा होगा। इसका जब आप लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकालिएगा तो आपका C2H6O आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मोलिकुलर फार्मूला के लिए हमारा क्या होता है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। और N हम लोग जब निकालने के लिए इसका N इक्वल टू होता है जो हमारा मोलिकुलर मास है अपॉन में जो एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा ये आ गया। तो इसका मास जब आप लोग निकालिएगा तो देख लीजिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे C2H6O, तो इसका 12 गुना 2 और प्लस 6, क्योंकि 6 कम 6, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे 16, तो 24 प्लस 6 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16, मतलब ओवरऑल 46 मिल रहा है ना, 46। अब 46 अपॉन में 46, ये एन का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो वही जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है वही हमारा मोलिकुलर फार्मूला भी हो जाएगा। क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप एक बार इसको निकाल के देखिएगा तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया, क्या सॉल्यूशन कंटेन 8 मोल ऑफ सोल्यूट। 8 मोल सोल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट 4 kg है। तो यहाँ पे मोलिलिटी पूछा गया। तो मोलिलिटी हमारा फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल और अपॉन में हमारा क्या हो जाता है, अपॉन में हमारा हो जाता है हाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो पर kg जो भी हमारा सॉल्वेंट का मास है तो 8 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 4, तो ओवरऑल इसका 2 कुछ इस तरीके से मोल पर kg आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 8 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इनकी तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से हमारा क्या कहा गया था कि मास को ना तो क्रिएट किया जाएगा और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट के साइड है दोनों तरफ उसका जो है सेम रहेगा उसका मास। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड हम लोगों को देख लेना पड़ेगा कि दोनों तरफ कहाँ पे बराबर है या नहीं, बैलेंसिंग टर्म वहाँ पे है सही से या नहीं, उसके आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर देखें तो इधर आप एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए, इधर 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा बैलेंस है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ देखें कार्बन इधर 3 है, इधर 1 कार्बन, ठीक है। तो
हाइड्रोजन 8 और इधर हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पूरा देख लेते हैं। ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन 2 है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो हमारा ये जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है। बाकी और हम लोग चेक कर लेते हैं। अगला यहाँ देख सकते हैं P4 इधर है, इधर भी P4 है। यहाँ पे 10 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं ये भी है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखें तो कार्बन इधर 1, इधर भी 1, 4 हाइड्रोजन, इधर 4 ऑक्सीजन 4, तो 2 और 2 4, मतलब ये भी हमारा जो है नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारा राइट आंसर हो, क्योंकि इसमें जो है एलिमेंट का जो है देख सकते हैं बैलेंसिंग अगर देखें तो उसका जो है अच्छे तरीके से है ही नहीं, जिस कारण से अगर उसका मास भी हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। तो जिस कारण से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमको नोट पूछा था। ठीक है, तो जो भी हमारा बैलेंस्ड रहेगा उसको हम लोग मान के चलेंगे, बाकी जो नहीं रहेगा उसको हम लोग नहीं मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया था, देख लीजिए यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फेम्टो इज, फेम्टो जिसको एफ इस तरीके से नोट करते, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे पूछा गया था। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, इसका जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से 10 का पावर -15, मतलब ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखने जैसा है, तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। बाकी जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ है उसको आप लोग देखिए, वहाँ पे हमने अच्छे तरीके से सारा जो है कंप्लीट कराया है। तो वहाँ यदि आप कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में, चाहे वो फाइनल हो, एसए हो, जो टाइप का एग्जामिनेशन हो, आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साइंटिफिक नोटेशन जो कि हमारा n × 10 का पावर n के रूप में यहाँ पे हमारा लिखा था, या फिर इसको m मान लीजिए, उसको n, तो m × 10 का पावर n। तो जब भी इस टाइप का यहाँ पे रहे तो इसको क्या करना होता है कि जो लास्ट डिजिट है, जैसे कि यहाँ पे 6 3 5 4, इधर जो भी जीरो आपका है तो इस पॉइंट को इधर से ला कर यहाँ पे रख देना है। तो जितना पीछे आएंगे, मतलब अगर 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अंक पीछे आए हैं। तो जिस कारण से यहाँ पे जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर है, तो 6.354 × 10 का पावर 9, इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट आर इतना, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन P बराबर आपका कितना दिया है, 13 दिया है, और N बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। अब हमको एटॉमिक नंबर Z का वैल्यू पूछा है, Z बराबर क्या होगा, और यहीं पे हम लोगों का जो है मास नंबर, मतलब A बराबर क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन हमारा कितना दिया है, 13 दिया, तो कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर हमारा कितना हो जाएगा, मतलब Z बराबर हमारा हो जाएगा 13। और वहीं पे जो A बराबर होता है, मतलब मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 13 और इस 14, मतलब 13 14 हमारा कितना हो गया, 27 हो गया, मतलब A बराबर 27 हमारा हो जाएगा। तो 13 और 27 कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व कीजिएगा, दिक्कत कहीं भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही चीज़ है जो देख सकते हैं, परमाणु संख्या Z वो हो जाएगा 13 और परमाणु द्रव्यमान ये हो जाएगा 27। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों का कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, EPN लिखेंगे, इसके सामने कुछ लिख रहे हैं जैसे कि TGC, एक ट्रिक है, अच्छे तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। एक ही जगह पे T लिख दें, मतलब JJ थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन से याद रखिएगा तो हो जाएगा। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन से याद रखिएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चैडविक। तो यहाँ पे हमको पूछा किसका, न्यूट्रॉन का ही पूछा, तो न्यूट्रॉन का हमारा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन जो हमारा न्यूट्रॉन का है वो जेम्स चैडविक जो है डिस्कवर किए थे। JJ थॉमसन हमारा इलेक्ट्रॉन का किए थे, और प्रोटॉन हमारा कौन हो गया, E गोल्डस्टीन, ये हमारा प्रोटॉन थे। ठीक, रदरफोर्ड का तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियस का बेसिकली बोल सकते हैं इस तरीके से,
तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जेम्स चैडविक, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ इन द फॉर द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारा विजिबल रीजन के लिए है उसका वेवलेंथ पूछा गया है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अगर इसका आंसर की हम लोग बात करेंगे तो आंसर इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि हमारा था 400 से 750 नैनोमीटर में। बाकी देखिए ऑप्शन सभी में एक ही जैसा है, बट यहाँ पे जो यूनिट है आपका उसी के आधार पे ये जो चीज़ है वो नैनोमीटर में आपका दिया गया। आप एनसीईआरटी बुक में भी जाके देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हुज वेवलेंथ इज़ 10 नैनोमीटर। मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू पूछा है और वेवलेंथ हमारा जो लैम्डा है वो दिया है 10 नैनोमीटर। तो इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 10 गुना 10 का पावर 9 मीटर, कुछ इस तरीके से इसको आप सॉल्व एक बार कीजिएगा, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू हो जाता है सी अपॉन लेमडा। तो सी आपका 3 गुना 10 का पावर 8 और कुछ इस तरीके से आप इसको जब लगाइएगा तो ओवरऑल आप इसका देख लीजिएगा। बाकी मैंने जब सॉल्व किया है सबसे पहले क्या करना है, नैनोमीटर को आपको चेंज करना है पहले मीटर में, ठीक है, तभी आपका जो है आंसर आगे अच्छे से आएगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर जो है बी आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही हिंदी में भी देख सकते हैं कि एक तरंग जिसका तरंग दैर्घ्य 10 नैनोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। बस ये शॉर्ट यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी आप क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ देखिएगा, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से सभी टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और सारा थ्योरी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट विच स्पेक्ट्रल लाइन आर ऑब्टेन्ड। मतलब कुछ इस तरीके से आपने जो है स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ा होगा 1 2 3 4 के लिए, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फिर आगे पढ़ा होगा। तो फर्स्ट हमारा लाइमन होता है, दूसरा बामर होता है, लाइमन बामर फिर पास्चन होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि थर्ड, ये हमारा थर्ड है, थर्ड से जा रहा है सेकेंड में, मतलब पास्चन से आ रहा है ब्रैकेट में। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी बामर हो जाएगा, ब्रैकेट तो ऊपर जाता है, तो बामर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बामर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, सिंपल सा है। इसको एनर्जी का कैलकुलेशन में आपने देखा होगा कि यदि हमारा जो है कुछ इस तरीके से एनर्जी जो है फर्स्ट ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब आप इसका निकालिएगा तो आपका एनर्जी का फॉर्मूला को लगा के आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है -2.18 इंटू 10 का पावर -18 जूल आपका फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार निकालिएगा आप लोग। अगला यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का कि हु फाउंड आउट अबाउट ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को किसने जो है यहाँ पे खोजा था। तो बोहर का तो ये चीज़ नहीं है, रदरफोर्ड भी नहीं, थॉमसन भी नहीं, लेकिन यहाँ पे डी ब्रोगली जो है यही बताए थे कि लाइट का जो ड्यूअल बिहेवियर होता है, जो भी हमने देखा होगा कि पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है, तो यही चीज़ जो है ऑप्शन नंबर ए डी ब्रोगली ने बताया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं बॉल ऑफ मास m का वैल्यू इतना दिया है, मूविंग वेलोसिटी v का भी दिया है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ लेमडा पूछा है कि क्या चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है h/mv। ये वाला फार्मूला जब आप लगाइएगा तो आपको अच्छे तरीके से जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका आंसर की हम लोग अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कुछ इस तरीके से, वही फार्मूला में लगाइएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे देखें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है 20 नंबर की, इफ़ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा पी एंड मोमेंटम, सॉरी डेल्टा पी तो हमारा मोमेंटम के लिए आ जाएगा, इसका x मानते हैं इनटू यहाँ पे डेल्टा पी, और ये कुछ इस तरीके से हमारा हो जाता है h/4π, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बोला है कि then the uncertainty in position, जो पोजीशन में यहाँ पे बोला है कि अगर पोजीशन मोमेंटम दोनों अगर सेम है, मान लीजिए डेल्टा x था तो ये भी डेल्टा x है, ठीक है, p की जगह भी डेल्टा x है, और अपोन में हो जाएगा h/4π।
इसको करेंगे तो डेल्टा एक्स स्क्वायर, और इसको देख लीजिए h/4 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा रूट में चले, मतलब ये स्क्वायर हटा दिए तो ये हमारा रूट में, तो h/4 जो रूट में होगा वही हम लोगों का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इज द इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, अभी तक शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के साथ। अगला यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ द शेप ऑफ ऑर्बिटल हुज एल का वैल्यू अगर 1 है, एल बराबर 1, तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि एल का वैल्यू अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो 0 होगा तो एस, 1 होगा तो पी, इसका डी, इसका एफ। एस होता है स्फेरिकल इस तरीके से गोल, पी हमारा डम्बल होता है, और ये हमारा डबल डम्बल होता है, और ये तो हमारा जो है कॉम्प्लिकेटेड हमारा हो जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स थोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एल का वैल्यू 1 में हमारा पी आता है, तो डम्बल कुछ इस तरीके से। ठीक है, डम्बल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर का सेट यहाँ पे जो है वैलिड नहीं है। तो क्वांटम नंबर में क्या आता है? एन आता है, एल आता है, एम आता है और एस आता है। तो एन तो हमारा कुछ इस तरीके से 1 2 3 से चलता है, एल का वैल्यू यहाँ पे आपका 0 से n-1 तक चलता है, और एम का वैल्यू -l से +l तक चलता है। ठीक है, तो सबका एक एक करके अगर चेक करें तो n बराबर अगर 5 है तो l बराबर 1, बिल्कुल अगर n बराबर 5 है तो l का वैल्यू 0 से n-1 चलता है, मतलब 5 मतलब 4 तक, तो l का वैल्यू जो है 1 हो सकता है। तो ये होगा, लेकिन आंसर हम लोगों का ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, बाकी इसको हटा देते हैं। अगला यहाँ पे n बराबर 1 तो l बराबर 2, अगर n बराबर 1 है तो l बराबर होता है 0 to n-1। तो कुछ इस तरीके से n का वैल्यू 1-1 मतलब 0, कहीं ना कहीं l का वैल्यू 0, अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0 होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने l का वैल्यू 2 दिया, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, मतलब आंसर हमारा ये होना चाहिए। बाकी और भी हम लोग आगे देखते हैं। n बराबर 5 यहाँ पे, l बराबर 3, तो ये भी हमारा हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। n बराबर 4, l बराबर 0, ठीक है, तो ये भी हमारा हो सकता है। n बराबर, क्योंकि 0 से तो हमारा बेसिकली स्टार्ट ही हो रहा है, तो जिस कारण से हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप देखिएगा सभी में पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें जो है पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों को नहीं वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 4, मतलब n का वैल्यू 4 के लिए जो है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले अगर n का वैल्यू 4 है तो उसके लिए ऑर्बिटल हम लोग चेक कर लेते हैं। तो n का वैल्यू 4, तो यहाँ पे l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब एक ये हो जाएगा S P D F। अब S में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस इसमें 6 प्लस 10 और प्लस में 14, तो 6 2 8 10 18 18 और 14 कितना हो जाएगा? 32 आपका हो जाएगा। तो जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा फिल होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वहाँ पे n का वैल्यू दिया था, उसके आधार पे हम लोग जो है l का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें क्या पूछा है कि द वैल्यू ऑफ NL और M 3p के लिए। ठीक है, 3p के लिए n और l और m का वैल्यू, तो n तो हमारा यही होता है सामने वाला, p हमारा जो हमारा ये l का वैल्यू होगा ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 के लिए हमारा p होता है। तो 3 और 1, n बराबर 3 l बराबर 1, तो n का वैल्यू 3 और 1, देखिए एक ही ऑप्शन बनता है, ये सब तो होगा नहीं, क्या फर्स्ट है यहाँ पे सारा ऑप्शन गलत है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया वही क्वेश्चन, इसका आपने देखा ही था, जो भी चीज़ दिया रहे, बाकी मान लीजिए इस तरीके से रहता कि 4s हमारा दिया रहता। ठीक है, तो n बराबर हो जाता 4, l बराबर हो जाता 0, m बराबर अगर l 0 है तो m भी 0 होगा, s बराबर आपका कुछ भी आगे दिया जा सकता है। बेसिक्स आपका जो है n l और m को ही ज़्यादातर पूछा जाता है।
चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि द प्रोसेस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल इज एज फॉलोज। ये जो फिलिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है कि प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस बोला है कि जो फिलिंग डिफरेंट ऑर्बिटल का होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे किसी तरीके का कंडीशन नहीं लगाया गया, ठीक है। तो जिस कारण से यहाँ पे जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर, अबाव प्रिंसिपल, क्योंकि फिलिंग जो है डिफरेंट ऑर्बिटल में वो अबाव प्रिंसिपल के हिसाब से ही जाता है। बाकी होन्स रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये डिफरेंट जो है चीज़ों को बताता है। जैसे कि एक आपको बताएगा कि किसी भी जो ऑर्बिटल है उसमें यहाँ पे एक से मतलब जो भी रहेगा दोनों को स्पिन करके भरना। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला तो चीज़ है कि जिसमें भी आप भरिएगा पहले इस तरीके से भरना है, ठीक है, या तो ऊपर से भरना है या तो इस तरीके से आप भरना लेकिन इसी सीक्वेंस में, तब जाके फिर पेयरिंग करवाना है जिसमें भी आपको करवाना है। तो ये सारा बस एक कंडीशंस है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो अबाव प्रिंसिपल के आधार पे आता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा है कि क्रोमियम जिसका Z बराबर 24 है। तो जैसे कि क्रोमियम, ठीक है, तो क्रोमियम इसका 24, तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर यहाँ पे 4s और 3d होता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कहाँ पे भराएगा 3d 5 और कुछ इस तरीके से इसमें 1 भराएगा, तो इसमें 4s2 और जो भी बचता है यहाँ पे मान लीजिए 4s2 यहाँ पे भर देते हैं और यहाँ पे 3d 6 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4s2 और 3d 6 है तो 3d को यहाँ पे 5 बना दिया जाता है क्योंकि हाफ फील्ड में वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 3d 5 4s1 के आधार पे यहाँ पे इसका जो है अंतिम कहा जाता है। तो 3d 5 4s1 जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हाफ फील्ड के आधार में आ जाता है। जैसे कि हाफ फील्ड करने का मतलब क्या है, मान लीजिए 4s भी है और 3d भी है, ठीक है, तो इसमें 5 ये इसका हाफ फील्ड है, इसमें 4s1 ये इसका हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड में जब रहता है तब ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। इस कारण से हम लोग का यही हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ऑर्डर। भले 4s2 वहाँ पे भर देंगे लेकिन वहाँ पे उसको क्या कर देना 1 कर देना, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल के, ठीक है, इस तरीके से। अब अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा होता है उसमें पीरियड का वैल्यू जो होता है हमारा कितना होता है, पीरियड का वैल्यू 7 होता है और 18 हमारा ग्रुप होता है। तो ये जो 7 पीरियड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से, जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जो भी 6 7 इस तरीके से। तो ये जो यहाँ पे जो पीरियड जो है वो किसको इंडिकेट करता है ये चीज़ पूछा गया। तो ये जो हम लोगों का था हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, ये हम लोगों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो है इंडिकेट करता है, ठीक है। जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था वो पूछा गया है कि व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड। डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अपने SPDF ये सभी के जो है निकनेम को जो भी उसका नाम बोला जाता है वो आपने पढ़ा होगा। एस ब्लॉक को हमारा क्या कहा जाता है, अल्कली और अल्कलाइन कुछ इस तरीके से। पी ब्लॉक को हमारा मेन ग्रुप एलिमेंट भी हम लोग कह सकते हैं, और डी ब्लॉक को हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी को हमारा यहाँ पे पूछा गया तो डी हमारा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट को कहा जाता है। यहाँ पे 29 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज गिवन बाय। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से लिखा जाता है ये चीज़ बोला जाता है, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरीके से हमारा जो है आपका n-1 D1 to 10 NS 1 से 2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा है कि O2 - F - Na+ और Mg2+ इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये सारा का सारा अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो O2- सभी में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या आपको 10 देखने को मिल जाएगा। तो जिस कारण से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सेम के लिए आइसो वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इसका जो है
आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके आइसोटोप, आइसोबार, ये सारा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सभी में सेम इलेक्ट्रॉन है, तो सेम इलेक्ट्रॉन को हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम हैज़ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किस में यहाँ पे होगा, ये चीज़ बोला गया। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि आउटर मोस्ट जो हमारा होता है ऑर्बिट, उससे हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी वहाँ पे एनर्जी दिया जाता है उसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो जिसमें आसानी से हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी निकलेगा उसी के लिए लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे आ जाएगा। तो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है उसके लिए तो हमारा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू वो हाई होता है। तो जिस कारण से यहाँ पे देखिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड किसमें, इसमें हाफ फील्ड, इसमें फुल फील्ड है, तो ये दोनों तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी लगता है। अब यहाँ पे 2p5 और जो है 3s1 लास्ट का देखना है। ठीक है, लास्ट का। तो 2p5 में एक बार में तो हमारा ये निकलेगा नहीं। ठीक है, भले ही यहाँ से निकल सकता है, बट अगर आसानी से हम लोग बात करेंगे तो आसानी से हम लोगों का निकलेगा ऑप्शन नंबर बी में, जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये निकल जाएगा तो फिर ये फुल फील्ड की तरह बिहेव करेगा। तो जिस कारण से ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वही चीज़ बोला है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगला पूछा था कि चाल्कोजेंस आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप। कौन से ग्रुप ऑफ एलिमेंट को चाल्कोजेंस कहा जाता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो ये चीज़ हमारा क्या होता है, किसको हम लोग बोलते हैं, तो ग्रुप यहाँ पे जो हमारा 16 होता है। ठीक है, ग्रुप जो 16 होता है पीरियोडिक टेबल में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस बोलते हैं। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप 16 में हमारा रहता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इस टाइप के यहाँ पे एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे और भी ऑप्शन जो 18 है, इसको तो हमारा नोबल गैस या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट्स इसको कहा जाता है। ठीक है, इनर्ट गैस भी इसको कहा जाता है। 12 तो ये तो हमारा बेसिकली बोरोन फैमिली के अंतर्गत जाता है। और 2 तो हमारा जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल को इसको कहा जाता है। तो बेसिक से यहाँ पे इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट आयन अमंग द फॉलोइंग इज। स्मॉलेस्ट आयन यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा होगा, सोडियम प्लस, एल्युमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+ और सिलिकॉन 4+। तो इसको अगर सीधा सिंपल हम लोग निकाल लें तो देखिए सोडियम प्लस यहाँ पे हो जाएगा, एल्युमिनियम 3+, फिर मैग्नीशियम 2+, और इधर मान लीजिए सिलिकॉन 4+। सभी में इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर देखिएगा तो सभी में 10, 10, 10 और 10 है। ठीक है, वहीं पे अगर प्रोटॉन का अगर निकालेंगे तो सभी में देख लीजिए जो भी इसका एटॉमिक नंबर है, तो सोडियम तो इसका 11, फिर यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम इसका हो जाएगा 13, मैग्नीशियम का हो जाएगा 12 और सिलिकॉन का हमारा हो जाएगा 14। तो जितना प्रोटॉन अगर रहेगा और इलेक्ट्रॉन अगर कम रहेगा, तो जिसका प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा रहेगा वही उसको जो है अच्छे तरीके से अपने तरफ खींच लेगा। मतलब जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो एक तरीके से समझिए ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा पॉजिटिव मतलब ये प्रोटॉन है। तो इसके बीच का अट्रैक्शन, तो इसके पास अगर जितना ज़्यादा पावर रहेगा उतना ये इसको खींच लेगा। तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे, 14 वाला में, तो इसी को खींचेगा, और जो जिसको जितना जल्दी खींचेगा वो उसके कितना हो जाएगा, नज़दीक आ जाएगा। तो जिसके कारण उसके बीच का दूरी जो है कम हो जाएगा, और दूरी कम होगा तो आयन भी वहाँ पे हमारा छोटा दिखलाएगा। ठीक है, तो जिस कारण से यहाँ पे जो हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 33 का हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल NH3। जो NH3 मॉलिक्यूल है इसका शेप आपको दिखाते हैं। देखिए ऐसे होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से, दो यहाँ पर लोन पेयर हो जाते हैं, इधर इस तरीके से ये हमारा चलता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से देख लीजिए ट्रायगोनल पिरामिडल के जैसा दिख रहा है। नीचे यहाँ पे देखिए ट्रायगोन की तरह यहाँ पे बन रहा है, और ये पूरा का पूरा अगर देखें तो पिरामिड की तरह दिख रहा है। तो जिस कारण से हम लोगों का, बाकी आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो डिफरेंट जो है शेप्स को यहाँ पे ट्राई किया है। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे और भी अगर एग्जांपल देखना चाहें, ऑप्शन तो इसका सी नंबर होगा राइट आंसर।
अगर भी शेप का बात करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल आप देखिए ये कुछ इस तरीके से आपका भी शेप बनाता है, इस तरीके से ये हमारा है। वहीं पर स्क्वायर पिरामिडल का देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो हमारा होता है स्क्वायर के टाइप का, ठीक है, उसको हम लोग XeF4 बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। टेट्राहेड्रल का हम लोग CH4 मॉलिक्यूल को बोल सकते हैं इस तरीके से। तो ये डिफरेंट है, यही सब जो है बेसिकली पूछा जाता है। अभी आपका जो है NH3 का पूछ लिया तो हो सकता है कभी टेट्राहेड्रल CH4 का पूछ लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका हमारा जो NH3 का हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको तो आसानी से किया जा सकता है कि द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल जो हमारा है जैसे कि BeCl2 है इधर और इधर, इसमें हमारा जो इसका एंगल पूछा था इसके बीच का एंगल देखिए लीनियर के लिए क्या हो जाएगा 180 डिग्री हमारा हो जाता है। तो जिस कारण से हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया कि विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन BCl3। BCl3 में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, sp, sp2, sp3, sp3d। तो सबसे पहले BCl3 का अगर देखें तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है, Cl Cl और इधर Cl। तो जितना हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है उसके आधार पे हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड 2 3, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, sp2 यूज करते हैं। अगर 4 रहे तो sp3, 2 रहे तो sp। तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि 3 के लिए हम लोग sp2 यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अब हम लोग लास्ट आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल CH2 मीथेन में। जो अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखें टेट्राहेड्रल वाला, इस तरीके से इसको अच्छे से थोड़ा हम लोग बना लेते हैं। C यहाँ पे ऐसे H H H H, तो इसके बीच का यहाँ पे एंगल पूछा, तो इसके बीच का जो एंगल हमारा हो जाता है वो 109.5 डिग्री होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, हिंदी में वही सारा चीज़ है तो ऑप्शन को आप मिलाते जाइएगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन इथीन मॉलिक्यूल। जो इथीन मॉलिक्यूल हमारा है उसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, ये चीज़ पूछा गया। तो इथीन में हमारा क्या होता है, इस तरीके से हमारा CH2 होता है इथीन। इसको ऐसे बना लीजिए, देखिए एक बॉन्ड इधर, 2 इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड को हम लोग को देखना होता है, उसी को हम लोग देखते हैं जो सिंगल बॉन्ड हमारा होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, अब जनरल हम बना लेते हैं इस तरीके से, इधर हाइड्रोजन को आप लगा सकते हैं। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5, तो नंबर ऑफ सिग्मा बोला था तो सिग्मा का हमारा नंबर कितना हो जाएगा 5। अगर वही सिग्मा और पाई बोलता तो 5,1 भी यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो सीधा सिंपल यहाँ पे सिग्मा बोला तो 5 इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चर को बनाइए, वहाँ से आपका सीधा सिंपल पता चल जाएगा। अगर इस पर और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक ये भी कर लीजिए कुछ इस तरीके से, जो हमारा ये वाला होता है इस पर कर लीजिए, ठीक है। इस पे बताइएगा कितना इसका होता है, प्लस में एक ये बताइएगा इधर इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्मा होता है, इसमें बताना है और इसमें बताना है सिग्मा, और पाई भी बता सकते हैं तो पाई भी बता दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, जो MOT हमारा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहाँ से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया। आप लोग समझिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा है रिगार्डिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब N2 के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर इतना और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आपको सबसे पहले मतलब पता चल रहा है उसको देखिए। तो इनमें से आपको सबसे इजी लग रहा हो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम आसानी से बता सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखिएगा तो 14 आएगा, क्योंकि 7 × 2 तो 14 आएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये दिया तो ये तो गलत है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर 14 जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके लिए हमारा जो है 3 आता है। अब कोई ट्रिक पता होगा, नहीं पता होगा तो आप देख लीजिए। 14 के लिए हमारा 3 आता है, और अगर यहाँ पे 15
13 जो भी अगर रहेगा तो उसमें 0.5 कम करते जाइएगा, उस आधार पे आता है। तो 14 के लिए यहाँ पे 3 आएगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा यहाँ पे इसका होता है, ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाला जो इस तरीके से बनता है, ठीक है, इसको आपने पढ़ा होगा जो भी है, तो इसका यदि हम निकालें तो सिग्मा 1s इसका 2 हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2 और कुछ इस तरीके से सिग्मा हमारा जो है, इसके फॉर्मूला के आधार पे आप इसको कर सकते हैं। इसका कुछ इस तरीके से सिग्मा 1s2 हो गया, सिग्मा स्टार, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s2 हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s वाला हो जाएगा, 2s2, फिर पाई 2px, इसमें 2 और ये दोनों बराबर होता है, पाई 2py, इसमें भी 2 हो जाएगा, और पाई 2pz 2 हो जाएगा। तो देखिए सभी में जो है यहाँ पे पेयर हो चुका है, 2-2 इलेक्ट्रॉन सभी में। तो जब भी आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेता है, ठीक है, पेयरिंग जब कर लेता है तो ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, तो ये भी गलत है, ये तो गलत दोनों था ही, हमारा सही उत्तर ये है। तो जिस कारण से हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इजी था N2 मॉलिक्यूल का पूरा। अगर आपको कुछ इस तरीके से N2 मॉलिक्यूल का जो है आपको एमओ डायग्राम, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये चीज़ अगर आपको पता है तो वहीं से ये सारा का सारा क्वेश्चन उठ के आया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा था, जो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग से था। स्टार्टिंग जो केमिकल बॉन्डिंग का होता है, जो ऑक्टेट रूल हमारा होता है, वहीं से ये चीज़ हमारा उठ के सीधा सिंपल आया है। इसमें क्या बोला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ द ऑक्टेट रूल नॉट ओबेड। ऑक्टेट रूल किसमें, जो 8 इलेक्ट्रॉन का रूल था वो किसमें यहाँ पे फॉलो नहीं करता। तो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहेगा उसी के लिए बोल सकते हैं कि नहीं फॉलो करेगा। अगर CH4 के लिए देखें तो कार्बन के चारों तरफ अगर इस तरीके से हाइड्रोजन लगल है तो 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन का, तो 4 दूनी 8, तो ये फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से NH3 फॉलो करेगा, इसी प्रकार से H2O भी फॉलो करेगा। भले हाइड्रोजन का यहाँ पे नहीं, बल्कि जो सेंट्रल मेटल का हम लोग देखेंगे तो इसका देख सकते हैं, इधर अगर हाइड्रोजन इधर लगल है तो 2 2 4 और 2 लोन पेयर होता है, 2 4 6 8, तो ये भी फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा PCl5 इसमें जो एक्सपेंशन हो जाता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है, तो यही फॉलो नहीं करता। बाकी उसको हाइपर वैलेंट और हाइपोवैलेंट के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये था 40 क्वेश्चंस। इसमें से अगर कहीं भी किसी प्रकार का और भी डाउट रहता है तो आप लोग उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने वहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला वाला जो क्वेश्चन बताया उसको एक बार आप खुद से चेक कीजिएगा, ठीक है, तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ अच्छा लगा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।